अभी जो चैप्टर हम पढ़ने वाला हूँ वो है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, और मैं जो बुक यूज़ करने वाला हूँ मैं बीवी सर का बुक यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला तो बात हुआ कि हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम है उससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं हो सकता है। तो वही बोला कि ग्रॉस टोटल इनकम मैक्सिमम उतना ही मिलेगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिडक्शन उतना ही मिल सकता है जितना तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम है। लेकिन ये एल टी सी जी ट्रिपल मतलब 1112A, STCG 1111A और स्पेशल रेट टैक्सेस के उस पर नहीं मिलता है। मतलब स्पेशल रेट का जो टैक्स होता है, जिस स्पेशल इनकम जो तुम्हारा उन सब पे नहीं मिलता, और ये सब जो इनकम है तुम्हारा इन सब पे भी नहीं मिलता है। ठीक है, और इसको तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हो सकता है तुम्हें ज़्यादा डिडक्शन तुम्हारे पास और डिडक्शन तुम अवेलेबल है तुम्हारे पास, तो इसको तुम यूज़ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा ग्रॉस टोटल इनकम तुम्हारा ख़त्म हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि सरकार के सामने से ही तुम बोलोगे कि पैसा दे दे, ऐसा तो होगी नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, सॉरी। तो इस केस में तुम्हारा जो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा वो GTI तक ही हो जाएगा, और ये नहीं कि तुम कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। ठीक है, तो पहला है हमारा पेमेंट रिलेटेड डिडक्शन। 80C क्या है? इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिडक्शन। ठीक है, मतलब कि अगर तुम इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें डिडक्शन मिलेगा। तो ये 16 पॉइंट है इसमें, इनमें से तुम इधर तुम इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें डिडक्शन मिलेगा। तो इसको हम एक स्टोरी से याद रखते हैं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए तुम्हें डिडक्शन लेने के लिए। तो तुम समझ रहे हो कि चलो इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो अच्छा, ये जो मेरा ATC का ट्रिक है वो अमित महाजन सर से कुछ इंस्पिरेशन है इससे, मतलब अमित महाजन सर का कुछ इंस्पिरेशन है इसमें। ओके, तो मतलब उनका ऐसा नहीं कि पूरा ट्रिक उठा के मैंने डाल दिया है, लेकिन कुछ उनसे कॉपी किया है मैंने। ओके, तो फिर अच्छा, तो पहला बात आता है हमारा कि अगर तुम सोचो कि तुम्हें डिडक्शन लेना, तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट करके तुम्हें क्या बनना है? रिच बनना है। ठीक है, तो अभी तक तुम यहाँ पे याद रखो, इसके नीचे वाला भूल जाओ। तो तुमने सोचा कि ठीक है, निकलते हैं घर से, देखते हैं कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, सोचते हैं। तुम सोच रहे हो तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स दिखा जिसमें 2 बिल्डिंग थी। पहले हम स्टोरी समझ लेते हैं, उसका हम देखेंगे। एक है LIC की बिल्डिंग और एक है PF की बिल्डिंग। तो बोले ठीक है, सही है। उसके बाद तुम सोच रहे हो कि इसमें भी तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, PF में इन्वेस्ट कर सकते हो, LIC में इन्वेस्ट कर सकते हो। 2 बिल्डिंग दिखी तुम्हें, तुम थोड़ा आगे गए, तुम सोचे रिच बनना है तो तुम स्टॉक में क्यों नहीं एक्सचेंज तुम स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर लेते? तो अब स्टॉक में तुम 2 टाइप के, मतलब 2 जगह से तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब 2 स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में बोले तो, मतलब मेन 2 है तो बहुत सारे। ठीक है, तो फिर एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना है, जैसा कि तुम जानते हो। अब तुम नए ज़माने के आदमी, तो तुम ये पुराने ज़माने के स्टॉक एक्सचेंज में नहीं करना चाहते, तुम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाओगे। अब तुम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चक्कर में तुम सोच रहे हो, मतलब ये NSC की बिल्डिंग है और तुम्हें NSE लग रहा है, तो NSE से तुम्हें NSC याद आना चाहिए। ठीक है, तो ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, इसमें तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, तुम एक तो स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक से तुम्हें याद आ रहा है NSE, और NSE तो से तुम्हारा याद आ रहा है NSC। ठीक है, तो ये थोड़ा लेम है, लेकिन अब याद करना तो ऐसे ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो तुम 3 जगह तुम्हारा LIC हुआ, PF हुआ और NSC हुआ। मैं इसको अभी थोड़ा और बताऊँगा। अब तुम थोड़ा और चले तो तुम देख रहे हो कि 1:30 बज गए हैं। ठीक है, मतलब सॉरी, 1:30 नहीं बज गए, 1:50 हो रहा है। ठीक है, तो फिर तुम सोचो कि चलो अब, मतलब कि भाई अब मेरे को घर जाना पड़ेगा लंच करने के लिए, वरना घर की प्रिंसिपल का फ़ोन आ जाएगा। ठीक है, हाउस प्रिंसिपल का फ़ोन आ जाएगा। हाउस प्रिंसिपल कौन होती है? तुम्हारी वाइफ होती है। ठीक है, घर की प्रिंसिपल कौन है? तुम्हारी वाइफ है। तो उसका कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए तुम भागते भागते घर गए। अब घर जाके तुम देख रहे हो, अरे मेरे तो 2 बच्चे हैं, मतलब तुम्हारे घर पे 2 बच्चे थे, मतलब तुम्हारे 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो तुम घर जाके देख रहे हो कि ठीक है, अब इनका ट्यूशन फीस भी तो देना है, एक लड़का एक लड़की है, तो दोनों का ट्यूशन फीस भी देना है। अब तुम उसके बाद सोच रहे हो भाई ट्यूशन फीस कहाँ से देखें? अभी तो हम इन्वेस्टमेंट की बातें सोच रहे थे कि इन्वेस्ट करेंगे, अभी तो इनका ट्यूशन फीस का इंतज़ाम कहाँ से करें? एक तो वो बात आती है। चलो, तुम वो सोचते सोचते अभी उनको ट्यूशन भेज दिया। अब तुम बॉन्ड बनाने लगते हो, मतलब वो बच्चे ट्यूशन चले गए, अब तुम बीवी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए लगते हो, लेकिन बीवी तुम्हें बोल देती है नो, नो बाद में, मतलब या फिर तुम कह सकते हो नो बैड बॉय। ओके, तो मतलब वो तुम्हें मना कर देती है बॉन्ड बनाने से। तो तुम्हें उससे नो बैड से नबार्ड याद आना चाहिए, नो बैड से नबार्ड याद आना चाहिए, और तुम्हें बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड से तुम्हें नबार्ड का बॉन्ड याद आना है। ठीक है, तो ठीक है, तो बीवी ने तो बॉन्ड बनाने से मना कर दिया, तो तुम सोचे चलो ठीक है, तो अभी इन्वेस्टमेंट पे ही फोकस कर लेते हैं। तो उसके बाद तुम, स्टोरी थोड़ा लेम लग रहा होगा, लेकिन अब ऐसे याद करना है, मतलब एक स्टोरी बना रखा है मैंने जिससे तुम याद कर सकते हो। ठीक है, तो अब तुमने सोचा चलो इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो पहले इन्वेस्ट करने से पहले क्या अपना सेविंग देख लेना चाहिए कि तुमने सही सेविंग कर रखी है कि नहीं। सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट तो नहीं कर दोगे ना, कुछ तो सेविंग में भी तुम्हें रखना चाहिए। ठीक है, सारा का सारा तुम इन्वेस्टमेंट में नहीं डाल सकते हो, तो तुम सेविंग कहाँ पे कर सकते हो? तुम FD बना लो। ठीक है, अब तुमने अपने लिए FD बना ली। ठीक है, अपने परिवार के लिए FD बना ली, तो अब सीनियर सिटीजन, मतलब अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं सोचोगे क्या? तो अब उनके लिए भी सोच लो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 हुआ सेविंग के लिए। अब सेविंग तो पूरी हो गई, अब इसके बाद क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब मतलब सेविंग तो हमने कर लिया, अब सेविंग के बाद जो पैसे बचे हैं उनको हम इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट कहाँ कहाँ पे करोगे?
म्यूचुअल फंड में कर लो या यूटीआई में कर लो या फिर यूलिप में कर लो, ठीक है। म्यूचुअल फंड, यूटीआई और यूलिप। अब यूटीआई क्या होता है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया होता है। म्यूचुअल फंड एमएफ जो है वो म्यूचुअल फंड है। और यूलिप क्या होता है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होता है वो, ठीक है। तो उसमें भी तुम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये तुम तीन तुम्हारा आया। और तो इन्वेस्टमेंट तो तुम अभी के लिए करो। एक हो सकता है तुम फ्यूचर पेंशन के लिए इन्वेस्ट करो, जब तुम रिटायर हो जाओगे तब के लिए इन्वेस्ट करो। तो उसमें तुम कहाँ पे कर सकते हो, उसमें तुम म्यूचुअल फंड और यूटीआई सॉरी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में कर सकते हो वही। तो जहाँ पे तुम अभी इन्वेस्ट करो वहाँ पे तुम पेंशन के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का दो मतलब ये तो सिंपल हो गया ना याद रखने के लिए, म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड, यूटीआई। लेकिन यूलिप में तुम ऐसा नहीं कि पेंशन के लिए तुम यूलिप में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें डिडक्शन मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक का बात समझ में आया। तो अब हम पूरी स्टोरी एक बार देख लेते हैं कि किससे क्या याद रखना है। देखो LIC का तुम अगर तुम वो दोगे, प्रीमियम दोगे तो तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा LIC का प्रीमियम देने पे। तो प्रीमियम किसका दोगे, LIC मतलब क्या, LIC मतलब होता है लाइफ इन कॉर्पोरेशन कंपनी था, एक सेकंड, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का, सॉरी। तो चलो ठीक है। तो LIC का तुम अगर वो दोगे, क्या कहते प्रीमियम दे रहे हो, तो तुम उसका डिडक्शन ले पा रहे हो, ठीक है। तो और इसमें किसका प्रीमियम देना है तुम्हें, मतलब LIC में किसका तुम्हें इंश्योरेंस किस चीज़ का लेना है, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेना है, तुम्हें लाइफ इंश्योरेंस लेना है, ठीक है। तो अगर तुम लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा इधर, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस किसका लेना है, देखो सेल्फ का खुद का तुम इंश्योरेंस ले लो, या तुम स्पाउस का ले लो, या तुम चिल्ड्रंस का ले लो, अपने बच्चों का ले लो, ठीक है। तो चिल्ड्रन का ले लो, ठीक है। तो LIC इसके नाम में ही है, मतलब तुम्हें अब हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए तुम्हें कि पेरेंट्स का लिया है मैंने, तो तुम्हें मिलेगा क्या, तो तुम्हें याद रखना पेरेंट्स का नहीं मिलता है, ठीक है। और डिपेंडेंट बच्चा हो नहीं हो बच्चा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें अपना मिलेगा, अपनी बीवी का मिलेगा, वो चाहे डिपेंडेंट हो ना हो। और चिल्ड्रन का मिलेगा, मतलब चिल्ड्रन का मिलेगा चाहे वो डिपेंडेंट हो ना हो। जो डिपेंडेंट का बात आता है वो बस 80 मतलब डी में आता है, डी में, ओके। डी वाला जो आता है ना, DDC वो और डी और DDB उन सब में आता है, उसमें मैं बात करूँगा। लेकिन अभी इस केस में डिपेंडेंट का कोई बात नहीं आता, ठीक है। L से क्या होता है, लाइफ पार्टनर। I से क्या होता है, आई मतलब मुझे, सेल्फ को। और C से चिल्ड्रन को, तो इनको मिलेगा। अब इसके ही कॉम्प्लेक्स में क्या था, PF का भी था। तो अगर तुम PF में इन्वेस्ट करते हो तो PF में भी देखो, PF क्या, 4 टाइप का PF होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज में तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता है, ये तो तुम्हें ही पता है, अनरिकॉग्नाइज में तो कुछ भी नहीं मिलता है। अब बचा 3। अब देखो ये दो तो होता है हमारा एम्प्लॉयज़ के लिए, और एक होता है ये कि एम्प्लॉयज़ हो कि पब्लिक हो, जो भी कर सकता है, ठीक है। तो अब ये PF जो है, मतलब ये तो एम्प्लॉय है, तो अपने मेरी बीवी और मेरे बच्चे अगर मेरे एम्प्लॉय होंगे तभी वो एप्लीकेबल होगा ना। तो वो तो होना वैसे भी रिलेटिव के आ जाते हैं उसमें, मतलब छोड़ो उस बात को भी। PPF में तो सब डाल सकते हैं, स्पाउस हो चिल्ड्रन हो उनका डाल सकते हैं। SPF में तो एम्प्लॉयज़ का ही डाल सकते हैं। तो इसको अब PPF पे अब ध्यान देते हैं। तो PPF अगर तुम खुद का करवाओगे, स्पाउस का करवाओगे, चिल्ड्रन का करवाओगे, तो भी तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा PPF में क्या होता है, मतलब PPF का तुम PPF करवा रहे हो, उसका डिडक्शन तुम्हें मिल रहा है, ओके। अभी तुम SPF आ रहे हो, SPF में तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तुम्हारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तुम भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हो, तुम्हारा एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है। तो एम्प्लॉयर का तो तुम पढ़ चुके हो सैलरी में, ठीक है। अभी एम्प्लॉय का यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एम्प्लॉय जो करता है वो तो उसका एक्सपेंडिचर होता है, उसका वो इनकम थोड़ी होता है। तो वो तो उसका इनकम में ऐड भी नहीं होना है। अब उसने जो एक्सपेंडिचर किया है, एक्सपेंडिचर पे इनकम टैक्स लगता है क्या, नहीं लगता है, लेकिन उसका डिडक्शन मिल रहा है हमें। तो SPF का और RPF का तुम्हें डिडक्शन मिल जा रहा है, ये सिंपल सी बात आ जा रही है, ठीक है। तो तुम्हारा 3 टाइप का आ गया। इसमें जो तुम कंट्रीब्यूट करोगे उसमें डिडक्शन मिल जाएगा। ये तुम्हारा इनकम तो है नहीं, तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, तो सीधा सैलरी में ऐड, कहीं पे ऐड होना नहीं है, इसको सीधा माइनस करना है डिडक्शन में। SPF में जो तुमने एक्सपेंसेस किए हैं, उस मतलब जितना तुमने कंट्रीब्यूट किया उसका तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। RPF में तुम अगर कंट्रीब्यूट करोगे तो तुम्हें उसका डिडक्शन मिल जाएगा, जितना तुमने कंट्रीब्यूट किया उसका डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा कितना कंट्रीब्यूट किया, अच्छा मैं उसका लिमिट बाद में बताऊंगा, यहाँ पे मैं बताऊंगा। 1:50 हो रहा था, ठीक है। अब तुम उसके बाद आगे जाते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर तुम इन्वेस्ट करते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में तुम अगर इन्वेस्ट करते हो तो भी तुम्हें डिडक्शन मिल जाता है। अच्छा, तो इन सब में तुमने इन्वेस्ट किया तो डिडक्शन कितना मिला, LIC में तुमने अपना प्रीमियम पे किया, या फिर तुम्हें अगर मैं बोलूँ तो अगर तुमने क्या कहते हैं BF में पैसे डाले, या फिर तुमने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे डाले, तो तुम्हें मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा 1,50,000 का, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे तुम्हें क्या होता है, हाउस प्रिंसिपल का कॉल आता है। हाउस प्रिंसिपल कौन है, तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें याद रखना है, तुम्हारी वाइफ का कॉल आता है, ठीक है। तो हाउस प्रिंसिपल देखो, इंटरेस्ट का डिडक्शन तुम्हें HP में मिल जाता है, 24B में मिल जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट का तो वहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे प्रिंसिपल का, हाउस के प्रिंसिपल का डिडक्शन मिलता है यहाँ पे, ठीक है, 80C में।
कितना डिडक्शन मिलता है, मैंने बोला ना 1,50,000, 1,50,000 पूरे 80C का डिडक्शन है। चाहे तुम ये करवाओ 50,000 का, ये 50,000 का करवाओ 1 लाख हो गया। अब 50,000 का ये तुम करवाओ तो 1,50,000 हो गया ना। तो तुम जो भी करवाना करवाओ, 16 चीज़ का लिस्ट दिया, तुम्हें टोटल 1,50,000 का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद चलो ये आ गया। अब उसके बाद आता है तुम घर पहुंच गए। घर पहुंच गए, तुम्हारे 2 बच्चे थे, उनका चिल्ड्रन का मतलब ट्यूशन फ़ी भी तुम दोगे तो उसका भी तुम डिडक्शन ले सकते हो। हाँ, मतलब जैसे अगर मेरे बच्चे जा रहे हैं इसमें, क्या नाम है उसका, कॉलेज में जा रहे हैं, तो कॉलेज में ट्यूशन फ़ी करके कुछ चार्जेस होते हैं, वो ट्यूशन फ़ी भी तुम पे करो तो तुम उसका अटैच करके तुम उसका डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है हमारी अब वो तो मतलब बच्चों से तो वो याद आया, अभी घर घर का तुम देख रहे हो कि घर में तुम्हारे रजिस्ट्रेशन बाकी है, और रजिस्ट्रेशन फ़ी मतलब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या लगता है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लगता है, मतलब SDV तुम्हें देना पड़ता है, स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है ना, सॉरी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं, स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है ना। और तुम्हें क्या देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ता है। तो घर तुम पहुंच गए, तुम देख रहे हो अरे घर का तो अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया हमने। ठीक है, तो वहाँ पे तुम उससे तुम 2 चीज़ याद करोगे कि तुमने स्टाम्प ड्यूटी देना है और तुमने देना है रजिस्ट्रेशन का फ़ी। अब तुम सोच रहे हो ये पैसे आएंगे कहाँ से, स्टाम्प ड्यूटी देने के लिए तुम्हारे पैसे आएंगे कहाँ से। तो तुम घर के नेशनल हाउसिंग बैंक में अगर तुम पैसे जमा करते हो ना, तो तुम उधर से भी तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बारे में एक और पॉइंट में इसको एक और बार ऐड करूँगा, लेकिन इसमें तुम अगर पैसे डालोगे नेशनल हाउसिंग बैंक में, अगर पैसे डालोगे तो भी तुम्हें उसका डिडक्शन मिल जाएगा जितना पैसा डालोगे। ठीक है, मैक्सिमम 1,50,000 का मिलेगा, मैंने बोल दिया, बार बार नहीं बोलूँगा। 80 में तुम्हारा मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 का होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे चले गए, बच्चे के बाद तुम अपनी बीवी के साथ बॉन्ड बनाने लगे, तो उसने बोल दिया नो बाद में, या फिर नो बैड बॉय। ओके, तो फिर उससे तुम्हें बॉन्ड अगर तुम खरीदोगे ना, नबार्ड का अगर बॉन्ड खरीदोगे तो भी तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारी कि जब तुम उसने बॉन्ड नहीं बनाया तो तुम सोचे चलो ठीक है काम ही कर लेते हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट तुम कहाँ पे, पहले अपनी सेविंग के लिए अभी के लिए करोगे। ठीक है, तो अभी तुमने FD इन्वेस्ट कर, FD अब 5 साल की तुमने FD बना दी तो तुम्हें डिडक्शन मिलेगा, जितना तुमने पैसा डाला होगा FD में, तो उतना का तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा। मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन मिलता है 80C में, वो बात वापस अब मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, अभी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी अगर तुमने पैसे डाल दिए तो भी तुम्हें उसका डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब तुम देखो यहाँ पे तुमने अपने लिए करवाया, स्पाउस के लिए करवाया, चिल्ड्रन के लिए करवाया, मतलब चिल्ड्रन के लिए करवाया तो तुम्हें डिडक्शन मिला। यहाँ पे सब तुम अपने बच्चों के लिए ट्यूशन फ़ी दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पे स्पाउस के साथ तुम बॉन्ड बना रहे हो, लेकिन माँ बाप के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो माँ बाप के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो तुमने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी कुछ पैसा डाल दिया तो उसका भी तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, चलो ये पहले ख़त्म कर लेता हूँ। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का पैसा मतलब तुम इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, सेविंग तो तुमने कर लिया, अब म्यूचुअल फंड, सॉरी इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड में तुमने अगर इन्वेस्ट किया, जितना पैसा तुमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया उसका तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा। या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में अगर तुमने जितना पैसा डाला उसका तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, या तुमने यूलिप में कुछ पैसा डाला उसका भी डिडक्शन तुम्हें मिल जाएगा। अब फिर तुमने अभी का अभी के लिए तुमने सेविंग कर लिया, अभी के लिए तुमने अपने लिए सेविंग किया, अपने माँ बाप के लिए सेविंग किया, अभी फिर तुमने अभी के लिए कुछ फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट भी कर दिया। अब रिटायरमेंट के बाद के लिए तुम पेंशन के लिए भी कुछ इन्वेस्ट कर दो, तो पेंशन स्कीम में अगर तुम इन्वेस्ट करोगे म्यूचुअल फंड के तो भी तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा। और UTI में भी तुम इन्वेस्ट करोगे, मतलब पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो भी तुम्हें उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आएंगे। और 80C पूरा खत्म हो गया, 80C पूरा खत्म हो गया ना, 80C पूरा खत्म हो गया। अब देखो, जो तुम्हारा यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस लेते हो ना पेरेंट्स, तुम्हें तो मैंने बता दिया ऐसे कि तुम 3 का किसका किसका मिलता है। अब ये भी सोच लो कि देखो, अगर तुम इसमें तुम लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, जो बच्चा होता है ना वो अपने माँ बाप का, मतलब देखो प्यार हो ना हो, माँ बाप का इंश्योरेंस तुम लोगे, लाइफ इंश्योरेंस लोगे। क्यों? क्योंकि बाप मर गया तो उसका पैसा मिलेगा किसको, माँ मर गई तो उसका पैसा मिलेगा किसको, मतलब देखो ऐसा तो छोड़ो यार तो पैसा मिलेगा तुम्हें, तो तुम उसका डिडक्शन हमेशा मतलब तुम्हें वो करवाओगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों का तुम नहीं भी करवाते हो, स्पाउस का तुम नहीं भी करवाते हो, अपना तो तुम नहीं करवाते हो, बोल दोगे कि भाई मैं पैसे दूं और मेरे मरने के बाद तुम्हें मतलब फैमिली को पैसे दोगे, तो मैं अपना पैसा क्यों खर्च करूं, मतलब बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए तुम्हें इंकरेज करने के लिए यहाँ पे डिडक्शन दिया, लेकिन पेरेंट्स का तुम्हें इंकरेज करने की जरूरत नहीं, तुम अपने पेरेंट्स का डिडक्शन मतलब सॉरी वो LIC करवाओगे ही, मतलब सॉरी लाइफ इंश्योरेंस लोगे ही, क्योंकि उसके मरने के बाद तुम्हें पैसे मिलने वाले हैं, तो तुम्हारा फ़ायदा है, तो तुम्हें डिडक्शन किस बात कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें इस तरह का डिडक्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो तुम्हें सारा पॉइंट यहाँ पे याद हो गया। अभी एक बार हम देख भी लेते हैं। देखो, इंडिविजुअल को मिलता है, देखो ये सब जो 80C का डिडक्शन होता है वो इंडिविजुअल को मिलता है, HUF को मिलता है, चाहे रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो सबको मिलता है। ठीक है, अच्छा ये BV सर का बुक है, मैं वापस बोल देता हूँ। तो उसका डिडक्शन कितना मिलता है, 1,50,000। मैंने बोला था 1:50 हो रहा है तभी BV का कॉल आया था, तो 80C में तुम्हें डिडक्शन मिलता है 1,50,000 का। ठीक है, 80C कैसे याद रखना है, इसमें तुस्सी भी इन्वेस्ट करो 80 भी इन्वेस्ट करेंगे, तो 80 होता है ना 80, तो वो देखो USC 80। ठीक है, तो 80 उससे याद कर सकते हो, या तुम्हें और कोई तरीका आ रहा है तो कर लो, वैसे तो ये ईजी है। 80C का हर जगह तुम्हें
दिखता ही है हर क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद आता है, देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें LIC का बोला था, LIC में मैं तुम्हें बोला था एक कॉम्प्लेक्स है सेल्फ का, स्पाउस का, चिल्ड्रन का, ठीक है। और उसी कॉम्प्लेक्स में आता है तुम्हारा PPF का भी, सेल्फ का, स्पाउस का, चिल्ड्रन का, ठीक है। अच्छा, LIC में कुछ बातें आ जाती हैं कि अगर तुम 1/4 से पहले पॉलिसी लिया तो तुम पहले, अगर तुमने पहले पॉलिसी लिया तो जितना तुमने प्रीमियम किया उसका डिडक्शन ले लो, या 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू मतलब कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें कितना पैसा मिलने वाला है उसका 20%, तो 20% है, जो भी उसमें से लोअर है उसका डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर उसके बाद लिया है 1/4, एक तो ये था बिफोर का था, ठीक है, इसके बाद लिया है तो 10% मैक्सिमम मिलेगा, 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू या फिर प्रीमियम। तो यहाँ बोल क्या रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम मत देने लग जाओ, 10% से ज़्यादा, मतलब अब तुम्हें मिल रहा है 1 लाख रुपया, सॉरी चलो बोलते हैं, चलो 1 लाख रुपया मिल रहा है तुम्हें, तो तुम्हारा प्रीमियम का वैल्यू 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब तुम 10,000 का दे रहे हो, मान लो ऐसा कर 10,000 से ज़्यादा दे रहे हो, बोल रहे हो 50,000 का ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होने लगेगा ना, तुम 50,000 करके इन्वेस्ट करो, ये कोई तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है। मतलब देखो भाई, 1 लाख का तुम्हें मिलेगा, 2 साल बाद मिलना है, 2 साल बाद ही तुम्हारा प्रीमियम खत्म हो जाना है। मतलब तुमने 2 साल में उतना पैसा डाल दिया है कि जितना तुम्हें मिलना है उतना पैसा तुमने 2 साल में ही डाल दिया। तो ये कोई तुमने लॉन्ग टर्म का तो सोचा नहीं। जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, ये तुमने बहुत शॉर्ट टर्म का सोचा है। और इसमें तुमने क्या किया है ना, कि तुम्हें पता है कि जितना पैसा तुम डालोगे उसका तुम्हें डिडक्शन मिल जाने वाला है, तो इसलिए तुम 50,000 डाल रहे हो, 50,000 डाल रहे हो ताकि तुम्हें 50,000 का डिडक्शन मिल जाए। और इसमें तुम्हारा मेन मोटिव हो गया तुम्हारा डिडक्शन क्लेम करना, तो इसलिए सरकार ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं, तुम्हारा 10% ज़्यादा है तो हम मानेंगे नहीं कि तुम क्या कहते हैं, अपने लाइफ को इंश्योर करने के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो, तुम हम मान लेंगे कि तुम डिडक्शन क्लेम करने के लिए ले रहे हो, तभी तो तुम इतना ज़्यादा ज़्यादा करके दे रहे हो ताकि तुम्हें ज़्यादा ज़्यादा करके डिडक्शन मिले, ठीक है। फिर बात आती है कि 1/4 के बाद अगर तुमने लिया तो ये नॉर्मली तो ये, लेकिन अगर विकलांग आदमी है, हैंडीकैप आदमी है, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम, मैं सॉरी विकलांग आदमी वो सब नहीं है यहाँ पे, डरावनी बीमारी अगर हो, उसको हो रखी है, कुछ लिस्ट दे रखा है, अगर उसको स्पेसिफाइड डिजीज़ हो रखा है, जैसे TB बोल सकते हैं, जैसे कि एड्स बोल सकते हैं, जैसे कि कैंसर बोल सकते हैं, और एक और बीमारी था ब्रेन से रिलेटेड कुछ बीमारी था, ट्यूमर हो रखा है, तो मतलब ऐसा डरावनी बीमारी हो रखी है, तो वो तुम्हें याद नहीं रखना कौन कौन सा, तो तब तुम्हें 15% मिल जाएगा। क्योंकि देखो भाई, अब इस आदमी का क्या है ना, कि ये आदमी जल्दी मर सकता है, तो इसके लिए थोड़ा वही ज़्यादा रिडक्स, मतलब अब जब ये इंश्योरेंस लेने जाएगा अभी, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी थोड़ी इसको आराम से दे देगी, इसको बोलेगी भाई तुम्हारा तो चांसेस है मरने का, तो तुमसे ज़्यादा प्रीमियम लेंगे हम, है ना, तो इसलिए उसको थोड़ा ज़्यादा दे रखा है, ठीक है। अब ये कब से दिया है, 1/4 के बाद, तो ऐसा नहीं होगा कि 12-13 के बीच में आ जाएगा। तो समझ लो कि मैं एग्ज़ाम के लिए मस्त यही याद कर लो कि 1/4 के पहले है तो 20%, और उसके बाद का है तो तुम सीधा यही याद कर लो 10%, और अगर विकलांग है, सॉरी DDB में वो आता है उसका स्पेसिफाइड डिजीज है, तो 15%, ठीक है। तो ये बात आ गई। अब अगर यहाँ पे विकलांग है, 1/4 के बाद विकलांग है, लेकिन 1/4 के पहले विकलांग नहीं यार, डरावनी बीमारी है उसको, ठीक है, तो फिर तब उसका 10% ही आ रहा है, लेकिन उतना स्पेसिफिक तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक है। अगर कि तुम 1/4 के बाद हो लेकिन 1/4 से पहले हो, ठीक है, तो इतना स्पेसिफिक जाने नहीं वाला, लेकिन चला जाएगा तो वही कि तब उस केस में भी अगर उसको डरावनी बीमारी है तब भी उसको 10% ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद PPF में मैंने बोला था एक ही कॉम्प्लेक्स में, इसलिए इसको भी इसी कॉम्प्लेक्स में सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब फिर आ जाता है कि मैंने बोला था कि एम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का काम मिलता है सैलरी में, तुम देख रखे हो उसको, ठीक है। अब एम्प्लॉय का देख रहे हैं, एम्प्लॉय का तो एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस का भी डिडक्शन दे दिया जाएगा। मैंने SPF की बात कर ली PPF के साथ, देखो ना प्रोविडेंट फंड में जितना तुम पैसा डालोगे SPF में या फिर RPF में, तो तुम्हें उसका डिडक्शन मिल जाएगा, मैक्सिमम 1,50,000 का मिलेगा, ठीक है। फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की मैंने बात कर ली, ठीक है। और इस पर जो इंटरेस्ट आता है ना, इस पर जो इंटरेस्ट आया, मान लो तुमने 1 लाख इन्वेस्ट किया इस साल, तो तुम्हें 1 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। अब इस अगले साल तुमने 1 लाख और इन्वेस्ट किया और 8,000 का तुम्हें इंटरेस्ट भी आया है, ठीक है। 8,000 का जो तुम्हें इंटरेस्ट आया है उसका भी तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा। टोटल डिडक्शन तुमने अगले साल कितना इन्वेस्ट किया, अगले साल तुमने 1 लाख और इन्वेस्ट किया, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया तुम्हारा 2 लाख, और तुम्हें पिछले साल का जो इंटरेस्ट आया हुआ है 8,000, तो तुम्हारा टोटल तुमने क्या करना है इस बार, मतलब 1,08,000 का डिडक्शन तुम्हें मिल जाएगा। और ये जो 8,000 पहले वाला है उसको तुम टैक्सेबल करोगे पहले अदर सोर्स में, ठीक है, बात समझ में आती है। तो जितना भी तुम इन्वेस्ट करोगे पहले जो इन्वेस्ट किया था उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट को पहले तुम अदर सोर्स में ऐड करोगे, उसके बाद तुम उसका डिडक्शन क्लेम कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आता है रीपेमेंट, प्रिंसिपल का कॉल आया था, घर हाउस प्रिंसिपल का कॉल आया था, ठीक है। तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इधर प्रिंसिपल का डिडक्शन मिल रहा है। प्रिंसिपल का डिडक्शन मिल रहा है, तुम लोन लियो, बैंक से लियो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है घर बनाने के लिए, दोस्तों से लोन नहीं लेना है,
पेरेंट से लोन नहीं लेना है, तुम्हें कहाँ से लेना, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है, ठीक है। तो ही तुम्हें यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। एफडी का मैंने बात कर लिया था, लास्ट में बात कर रहा था सेविंग के लिए, अपने सेविंग के लिए कुछ मतलब बीवी बॉन्ड नहीं बनाई तो मैं सेविंग करने लग गया करके, ठीक है। तो 5 साल तक का अगर तुमने एफडी बनाया शेड्यूल बैंक में, शेड्यूल बैंक मतलब क्या होता है, या फिर पोस्ट ऑफिस में, तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और शेड्यूल बैंक क्या होता है, शेड्यूल बैंक मतलब होता है जो भी आरबीआई ने एक शेड्यूल दे रखा है कि इस शेड्यूल में जो जो बैंक है ना आरबीआई के शेड्यूल में, वो सारे शेड्यूल बैंक है। ओवरऑल जो भी बड़ी बड़ी बैंक तुम सुनते हो, पीएनबी, एसबीआई और यूनियन बैंक करके, एक्सिस बैंक करके, आईसीआईसी बैंक करके, वो सारा जो है वो शेड्यूल बैंक है, ठीक है। और ट्यूशन फ़ी की मैं बात कर रहा था कि घर अब जाके मेरे को बच्चों को देख के याद है कि उनकी ट्यूशन फीस भी देनी है, लेकिन मैक्सिमम 2 बच्चों की मिल रही है, ठीक है। और उनका जो फुल टाइम एजुकेशन होना है इंडिया में होना है, ठीक है। इतना स्पेसिफिक भी नहीं जाएगा, लेकिन 2 बच्चों पे जा सकता है कि 3 बच्चों का तुमने ट्यूशन फीस दिया, नहीं तो 2 बच्चों का ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जाते हैं हम, अगर तुम नबार्ड का बॉन्ड खरीदते हो, नो बैड बॉय करके मैंने याद कर, नो, अगर तुम अपना परचेस करते हो बॉन्ड नबार्ड का तो भी तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रहा था डिपॉजिट एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मैंने यहाँ पे याद दिलाया था, ये वाला सेविंग कर रहे थे तुम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो तुम्हें उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा जितना तुम डिपॉजिट करोगे, जितना तुम सेव करोगे, ठीक है। उसके बाद मैं बोला था यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड में तुम इन्वेस्ट कर दो या फिर यूटीआई में इन्वेस्ट कर दो, तो इन्वेस्ट अगर तुम म्यूचुअल फंड और यूटीआई में करोगे तो तुम्हें उसका डिडक्शन मिल जाएगा। पेंशन स्कीम में तुम इन्वेस्ट करोगे यूटीआई का, म्यूचुअल फंड का, तो तुम्हें उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद अब आता है हमारा, देखो एक सेकेंड, इधर हमारा यूटीआई का पेंशन फंड वाला बात आ गया। उसके बाद सुकन्या समृद्धि स्कीम में, गर्ल्स की स्कीम में कुछ पैसे डालते हैं तो भी उसका भी डिडक्शन मिल जाता है। एक साइड में इसको स्टोरी में नहीं डाला था, मैं एक साइड दिखाता हूँ तुम्हें स्टोरी में ये कहाँ पे था। तुम्हारे 2 बच्चे थे, एक थे लड़का एक थी लड़की, उसका ट्यूशन फ़ी का तुम्हें डिडक्शन मिलता है। अच्छा, उसमें जो लड़की थी, लड़की का अगर तुम सुकन्या समृद्धि अकाउंट बना दो तो उसका भी डिडक्शन तुम्हें मिल जाता है, ठीक है। तो वो पार्ट बताना भूल गया था, तो अपनी अभी देख लिया। तुम्हारा गर्ल चाइल्ड है उसके लिए तुम सुकन्या समृद्धि में तुम अकाउंट खोल रहे हो और उसमें तुम डिपॉजिट कर रहे हो तो तुम्हें उसका भी डिडक्शन मिल जाता है, ठीक है। और वो मतलब अब उसका सुकन्या समृद्धि का अलग है कि अब छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करनी। इंटरेस्ट का भी उसका डिडक्शन मिल जाता है, वो बात एग्जाम्प्ट है उसका, उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जाम्प्ट है, ओके। और इसमें जो डिपॉजिट करोगे उसका डिडक्शन मिल जाता है, तो सही चीज़ है ये। और उसके बाद तुम्हारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और रजिस्ट्रेशन फ़ी अगर तुम घर का देते हो, जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि घर गए तो तुमने देखा इसका तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है, एसडीवी देना है और रजिस्ट्रेशन फीस देना है, एसडीवी नहीं स्टैम्प ड्यूटी देना है तुम्हें, और उसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ी देना है उसका भी तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है करके, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन टू, मतलब मैंने बोला था नेशनल हाउसिंग बैंक में अगर तुम इन्वेस्ट करते हो, देखो यहाँ पे नेशनल हाउसिंग बैंक में अगर तुम इन्वेस्ट करते हो ना तो तुम्हें उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर घर के लिए तुम्हारे पैसे नहीं थे तो तुमने इस बैंक में तुम पैसे डालोगे ताकि तुम वो करवा पाओ, तो नेशनल हाउसिंग बैंक, तो इसमें भी अगर तुम पैसे डालोगे उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार चार्ट देख लो मतलब स्टोरी देख लो क्या है। एलआईसी तो तुमने देखा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में था और दूसरा कॉम्प्लेक्स पीएफ का भी कॉम्प्लेक्स था। आगे तुम गए तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से तुम्हें याद आ रहा था, तुम दूसरा बिल्डिंग देखा एनएससी का, लेकिन तुम्हें लग रहा था वो एनएसई है, ठीक है। तो एनएससी से तुम्हें, उसके बाद आता है आगे 1:50 पर तुम्हारा हाउस प्रिंसिपल का कॉल आया था और वो तुम्हें घर बुला रही थी खाना खाने के लिए। घर पहुंच के तुम्हें देखा कि घर का तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है और उसका तब मुझे पैसा जमा करना पड़ेगा नेशनल हाउसिंग बैंक में। घर में तुम्हारे 2 बच्चे थे, उन 2 बच्चों को देख के याद आया तुम उनका तो ट्यूशन फीस भी देना है, कहाँ है मेरे पास उतना पैसा कि मैं तो इन्वेस्टमेंट करने को चला था। और इससे जो गर्ल चाइल्ड है उससे तुम्हें सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कुछ पैसे डाल सकते हो तो उसका भी तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद तुम आते हो कि चलो ठीक है बच्चे तो ट्यूशन चलेगा, मैं बीवी के साथ बॉन्ड बना लूँ, लेकिन बॉन्ड बनाने के लिए वो नो बाद में बोल देती है कि बाद में बॉन्ड बनाना करके, तो नबार्ड में भी तुम अगर नबार्ड के बॉन्ड खरीदते हो उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद बात आ गई कि चलो बॉन्ड नहीं बनाए तो मैं अपना काम ही कर लेता हूँ, मैं सेविंग बैंक में कुछ पैसे जमा कर लेता हूँ। तो सेविंग बैंक में अगर तुम एफडी खोल रहे हो, एफडी खोल मतलब सेविंग कर रहे हो तुम, एफडी खोल के 5 साल का, या फिर तुम पोस्ट ऑफिस में खोल रहे हो या बैंक में खोल रहे हो तो भी तुम्हें उसका डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर तुम सीनियर सिटीजन स्कीम में अगर पैसे डाल रहे हो तो उसका भी तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम इन्वेस्ट करो, तुमने सेविंग तो कर लिया, तुम्हारा नेक्स्ट ताकि इन्वेस्टमेंट तुम्हें करना है म्यूचुअल फंड और यूटीआई में करो, और पेंशन फंड में तुम्हें करना है, पेंशन फंड भी म्यूचुअल फंड और यूटीआई करो तो उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो तुम कर रहे हो उसका तुम यूलिप में भी करोगे तो भी तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा। पेंशन में तुम यूलिप में करोगे तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है 80 और 80 CCD, ठीक है। अब देखो इसका स्टोरी क्या है, इसमें ना 2 लोग रहते हैं, एक का नाम है चंपक चमनलाल चोखला और एक का नाम है चंपक चमनलाल ढोकला, ठीक है। तो और दूसरा, मैं तो सी था, चंपक मैं था और मेरा 2 औलाद मान लेते हैं, अरे छोड़ो, मेरा दोस्त है चंपक चमनलाल चोखला और चंपक चमनलाल ढोकला, ठीक है। अब ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। अब लड़ाई, मैं आया, मैं पूछ रहा कि क्या हुआ, किस बात पे लड़ाई कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि भाई हम लोग बोल रहे हैं कि
मतलब म्यूचुअल सॉरी पेंशन स्कीम में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं बोल रहा कि भाई जो दोनों सेम बात बोल रहे हो तो लड़ाई किस बात हो रही है। तो देखो दोनों का नाम भी सिमिलर है और दोनों बातें भी सेम कर रहे हैं। चंपक चमनलाल चोकला बोल रहे हैं कि कंट्रीब्यूट करना है पेंशन स्कीम में, और चंपक चमनलाल ढोकला भी बोल रहा है कि कंट्रीब्यूट करना है पेंशन स्कीम में, और मैं भी कंट्रीब्यूट करके आया हूँ पेंशन स्कीम में। म्यूचुअल फंड और यूटीआई मैंने जहाँ पे बात की थी, पेंशन स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड और यूटीआई, ठीक है। तो मैं भी बोल रहा हूँ कि पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, सब बोल रहे हैं। तीनों दोस्त, तीनों का नाम सिमिलर और तीनों बात भी सिमिलर कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूट करना चाहिए पेंशन स्कीम में। तो लड़ाई किस बात पे हो रही है। तो ये बोलता है कि एलआईसी के या फिर इंश्योरेंस कंपनी, मतलब दूसरा कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उसके पेंशन फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जबकि ढोकला जी बोल रहे हैं कि देखो हमें ना नेशनल पेंशन स्कीम में, नेशनल पेंशन स्कीम सुना होगा, ठीक है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और मैं किस में करके आया हूँ, मैं तो म्यूचुअल फंड और यूटीआई में करके आया हूँ। देखो बात ये है कि 80 में तुम्हें डिडक्शन मिलता है ना, 80 में तुम्हें डिडक्शन मिलता है म्यूचुअल फंड और यूटीआई में इन्वेस्ट करने का। पेंशन स्कीम में म्यूचुअल फंड और यूटीआई में अगर तुम इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हें उसका डिडक्शन मिलता है। ये वाला मैं बात, इसको मार्क नहीं करना था, इसको करना था। पेंशन स्कीम में करना है, म्यूचुअल फंड और यूटीआई करोगे तो उसका डिडक्शन मिलेगा। और जबकि 80CCC और 80CCC में तुम्हें डिडक्शन मिलता है कि तुम पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करो, लेकिन एलआईसी का, इंश्योरेंस कंपनी का, बाकी इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्ट मतलब उसमें डालो। और 80CCD में तुम्हें मिलता है नेशनल पेंशन स्कीम में डालने का, ठीक है। तो फिर यही दोनों में लड़ाई चल रही थी। एक का नाम है चंपक चमनलाल चोकला और एक का नाम है चंपक चमनलाल ढोकला। अब ढोकला जी क्या है, गुजराती आदमी है, गुजराती आदमी है, तो गुजराती जी को मोदी जी पे बड़ा भरोसा है और इसलिए उनका सेंट्रल गवर्नमेंट पर बड़ा भरोसा है। तो सेंट्रल स्कीम के, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के नेशनल पेंशन स्कीम में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जबकि चोकला जी का ऐसा नहीं है, चोकला जी इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और तो ये 80C चोकला जी का आता है 80CCC, और ये आता है इंश्योरेंस कंपनी का। और जो 80C आता है, 80C आता है म्यूचुअल फंड और यूटीआई का। देखो मेरे को ना यूनिट ट्रस्ट पे ट्रस्ट था, ठीक है, तो मैं उस पर करके आया हूँ। और ये जो हमारे ढोकला जी हैं, ढोकला जी को विश्वास है पेंशन स्कीम ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम का, ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम के उस इन्वेस्टमेंट फंड में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पेंशन के लिए, ओके। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी तो ये हो गई। अभी ये जो बात है 80C इंडिविजुअल को मिलता है। देखो पेंशन कौन करेगा, इंडिविजुअल ही करेगा। एचईएफ भी कर सकता है, एचईएफ का बात हम नहीं, ज़्यादा एग्जाम में एचईएफ पे क्वेश्चन आते ही नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल ही करेगा ना। और मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है, 1,50,000 ही मिलता है, ठीक है, इधर भी। और इसका भी 1,50,000 उसके अंदर ही आता है, मैं वो अलग से बताऊंगा। तो इधर भी डिडक्शन मिलता है मैक्सिमम 1,50,000 का, ठीक है। तो ये जो बोल रहे थे, ये कौन बोल रहा था, चोकला जी बोल रहे थे, ठीक है। और अब ढोकला जी का सुनते हैं। कॉन्ट्रीब्यूट पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना है। मैक्सिमम डिडक्शन इसका भी उसी लिमिट में आता है, 1,50,000, ठीक है। अब देखो नेशनल पेंशन स्कीम में कौन इन्वेस्ट करता है, एक तो तुम करते हो, तुम जितना कंट्रीब्यूशन कर, तुम कंट्रीब्यूट करते हो, थोड़ा सा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। तो एम्प्लॉयर जो, तुम जो कंट्रीब्यूट करते हो वो तुम्हारा 80CCD1 में मिलता है। और जो एम्प्लॉयर का होता है, एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूट करता है, 80CCD2 में मिलता है, ठीक है। 80CCD1 की पहले बात करते हैं, अब इसका बात हम लास्ट में करेंगे। तुम सैलरीड एम्प्लॉयड हो, ठीक है, तो तुम्हें कितना का डिडक्शन मिलेगा, तो 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी में कौन सी सैलरी, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स, टर्नओवर कमीशन ऐड नहीं करना, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स का जो तुम 10% निकालोगे उतना का तुम्हें मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। और तो मैक्सिमम डिडक्शन तुम्हें इतना कम मिलेगा, ठीक है। अगर दोनों में से जो भी कम है उसका तुम्हें डिडक्शन मिल जाता है, वो बात आ जाती है। उसके बाद फिर बात आती है कि दूसरा आता है, एक तो समझ गए ये वाला सैलरी का कितना मिलता है, 10% ऑफ सैलरी है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर है तो कितना, ये पहले तो सैलरी में ऐड होगा, इसको पर्क कहेंगे और इसको सैलरी में ऐड करेंगे जितना भी वो कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। अब उसका डिडक्शन मिलेगा, कितना डिडक्शन मिलेगा, तो 10% ऑफ सैलरी, वो भी 10% ऑफ सैलरी, और एम्प्लॉयर का जितना कंट्रीब्यूट करे, सिमिलर बात है। 14% क्या है, जो गवर्नमेंट के 14 हैं, मतलब गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनको 14% का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। और सैलरी में क्या, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स ही लेना है, ठीक है। अच्छा, अब समझ गए, 10% का तुम्हें एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पे और 10% का एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन पे मैक्सिमम मिलेगा, ओके। तो दोनों का लोअर मिलेगा, बात करें तो वही, ये मैक्सिमम इतना जा सकता है। अच्छा, जो ऐसा नहीं है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको ये 10% का 2 बार नहीं दिया। नॉर्मली क्या 10% इधर मिला, 10% इधर मिला, 20% हुआ ना। तो इंडिविजुअल जो ऐसा नहीं है, एम्प्लॉयर नहीं, मतलब कहीं पे वो काम नहीं कर रहे हैं, वो सैलरीड एम्प्लॉयड नहीं है वो, तो उनको 20% ऑफ जीटीआई मिल रहा है। उनको सैलरी तो मिल नहीं रहा है, तो उनको 20% ऑफ जीटीआई का डिडक्शन दे दिया, मतलब मैक्सिमम इतना डिडक्शन वो ले सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 20% ऑफ जीटीआई उनका डिडक्शन मिलेगा। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब इसमें 80CCD1 में
हमें कुछ एडिशनल ATCCD1B मतलब उसकी बीवी से, मतलब ATCCD1 की बीवी से हमें एडिशनल डिडक्शन 50,000 का मिल जाता है। ठीक है, इस 50,000 का डिडक्शन को हम पहले भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। पहले तुम ATCCD1B को यूज़ कर लो, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो तुम्हें इधर इधर जो तुम कंट्रीब्यूट करोगे, जितना तुम कंट्रीब्यूट करोगे उसमें तुम्हें 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, और ये 1,50,000 का जो लिमिट था वो तो तीन सेक्शन का मिला के था। अब ये जो 1,50,000 का लिमिट है वो अलग से तुम्हें मिल रहा है। देखो ATCCD1 का लिमिट कितना था, 1,50,000 कितना इसका इसका और इसका ऐड करने पर मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा 50,000 का डिडक्शन मिल रहा है वो इंडिविजुअल तुम्हें डिडक्शन मिल रहा है। ठीक है, वो बात आ जाती है। तो तुम कंट्रीब्यूट करो और तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा है, तुम्हें उसका डिडक्शन नहीं मिला, मैं एग्जांपल दूंगा अभी, तो वो तुम 50,000 में ले लो। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे ऐसा कोई डिडक्शन नहीं है। ठीक है, अब इधर मैं एग्जांपल देता हूँ, देखते हैं। एक SEC कंट्रीब्यूट करता है 1,40,000, उसका ग्रॉस टोटल इनकम है 5,50,000। ठीक है, तो SEC का 20% ऑफ GTI, वो देखो सैलरीड एम्प्लॉयड है नहीं तो उसको 20% मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। एक सेकंड, 20% मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो 20% कितना होता है, 5,50,000 का कितना होता है, 1,10,000। 1,10,000 का उसका मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अभी वो जो कितना उसने कंट्रीब्यूट कितना किया था, 1,40,000, तो उसका 30,000 तो बच गया। 30,000 तो उसको और डिडक्शन मिलना चाहिए, तो उसका 1,00,000 मतलब बाकी 30,000 का डिडक्शन उसको 1B में मिल जाएगा। ठीक है, अभी ऐसा भी कर सकता है SEC, मतलब ये तो समझ में आ गया। ठीक है, कि 1,00,000 का जो मिला वो इसमें मिला ATCCD1 में, और बाकी जो 30,000 मिला वो ATCCD1B में मिला। लेकिन वो ऐसा भी कर सकता है कि वो देखो फर्स्ट क्लेम कर लेता है ATCCD1 में 50,000, जो मैं बोला था ना यहाँ पे, पहले तुम ATCCD का 50,000 जो तुम्हारा इंडिविजुअल लिमिट है इसको ही पहले तुम खत्म कर दो, क्योंकि 50,000 लिमिट तुम्हें किसी का शेयर नहीं करना है। 50,000 पहले इसका यहाँ पे खत्म कर दो, उसके बाद जो तुम्हारे पास बचा 50,000 का बचा, तुम्हारा बचा कितना, 1,10,000 माइनस 50,000 इक्वल टू 90,000, तो उसको ATCCD1 में ले जाओ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब ये जो दूसरा बात है ATCCD2 जो 10% 14% मैंने बात कर ली, और नेशनल पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा उसको पहले सैलरी में टैक्सेबल करोगे एज अ पर्क, उसके बाद तुम डिडक्शन ले लोगे। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई। उसके सैलरी में मैंने बता दिया बेसिक प्लस DA इन टर्म्स को लेते हैं, लेकिन टर्म ओवर कमीशन को नहीं लेते हैं। यहाँ पे COT लिख के काट दो, यहाँ पे टर्म ओवर कमीशन नहीं ऐड करना है। ठीक है, जब ये अकाउंट बंद हो जाएगा नेशनल पेंशन स्कीम का, वो तुम क्लोजर करवा लोगे, तो क्लोजर पे जो पैसा मिलता है ना वो एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन कितना एग्जाम्प्ट होता है, 60% एग्जाम्प्ट होता है, 40% टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो जितना भी तुम्हें पैसा मिले, तुम्हें 1,00,000 रुपया मिला, उसका 60% निकालो, वो तुम्हारा एग्जाम्प्ट होता है। 60,000 पे तुम्हें कोई टैक्स देना नहीं है, 40,000 रुपये टैक्स देना है। ठीक है, और उसके बाद जो तुम्हें अगर तुम्हारे बच्चों को पैसा मिल रहा है, ठीक है, इन केस ऑफ एम्प्लॉयर नेशनल पेंशन नॉमिनी को मिल रहा है या लीगल हेयर को मिल रहा है। ठीक है, जब तुम्हारी डेथ हो गई तो पूरा 1,00,000 जितना भी पैसा मिला ना उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम मर चुके हो ना, तो तुम्हारे बच्चों को कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। जितना भी तुमने पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया होगा, अपने पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया था नेशनल पेंशन स्कीम के, तो उस पर कोई बच्चों को पैसा देना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो म्यूचुअल फंड वाला बात था, म्यूचुअल फंड में मैंने इधर क्या किया था, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, तो इस पर तुम्हें बच्चों को मिलेगा तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इधर तुम अगर इंश्योरेंस कंपनी के उसमें मिलेगा तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसमें इंश्योरेंस कंपनी से जो भी पैसा आता है उस पर टैक्स नहीं लगता है, वो एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, वो एग्जाम्प्ट इनकम में पड़ेंगे। लेकिन इधर जो तुम्हारा यहाँ पे बात है ना नॉमिनी लीगल हेयर डेथ वाला, वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या सुपर एनुएशन फंड को अगर तुम मतलब तुम्हारे पास एक फंड पड़ा है, ठीक है, सुपर एनुएशन फंड या फिर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है, या SPF पड़ा है, तो फिर उसको अगर तुम नेशनल पेंशन स्कीम में कन्वर्ट करने जा रहे हो, ये नेशनल पेंशन स्कीम तो अभी आया है, पहले तुम्हारा इधर पैसा पड़ा था, इधर से पैसे निकाल रहे हो, इधर डाल रहे हो, तो उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। मतलब पैसा डालोगे तो उसका कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई है। अगर कोई पैसा तुम बीच में निकाल रहे हो तो लास्ट में निकलेगा, तो उसका बात मैंने कर लिया, 60% उसका टैक्सेबल होगा, 60% एग्जाम्प्ट होगा, 40% टैक्सेबल होगा। नॉमिनी को मिला तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर तुम बीच में पैसा निकाल रहे हो तो एग्जाम्प्ट बस 25% होगा, और बाकी जितना भी उसने कंट्रीब्यूट किया था, मतलब कि जितना भी वो एक सेकेंड जितना वो निकाला, ठीक है, तो उसका 25% एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर मैंने बता दिया कि 25% जितना मतलब तुमने निकाला उसका 25% जितना तुमने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, कॉन्ट्रीब्यूशन का 25% निकाला, उस तक तुम्हारा एग्जाम्पशन होगा। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, समझ में नहीं आया तो छोड़ देना, मैं भी जिसको एक और मैं बोल ही देता हूँ। जितना तुमने पैसा डाला, ठीक है, तुमने जितना पैसा डाला उसका जो 25% निकालो, 25% निकालोगे उतना एग्जाम्प्ट होगा। जब तुम अगर बीच में निकाल रहे हो पैसा, तो जो 25% के लिमिट के अंदर होगा, जैसे 1,00,000 तुमने डाला और 25,000 उसका 25% आया, तो अब तुम अगर 30,000 निकाल रहे हो तो 5,000 रुपये टैक्स लगेगा, 25,000 रुपये नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो बात आ जाती है। ATC मैंने शुरू में बताया था स्टोरी, उस पर ये वाला स्टोरी, और उसके बाद बात आती है ATCCD1 कौन सा था ये देख लो, जो तुम कंट्रीब्यूट करते हो वो बात आता है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ATCCD1 इसका और प्लस जो यहाँ पे 80CCC था उसका, तीनों का डिडक्शन मिला के मैक्सिमम 1,50,000 होगा।
समझे। तो 1,50,000 में यहाँ पे पढ़ के आया तो 1,50,000 मिलेगा, इधर पढ़े 1,50,000 मिलेगा, इधर पढ़े 1,50,000 मिलेगा। लेकिन ये जो आ रहा है ना 1,50,000, वो इन तीनों को ऐड करो और मैक्सिमम 1,50,000 मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोला कि पहले यहाँ पे 50,000 का लिमिट खत्म कर दो, क्योंकि 80/60 भी लिखा है क्या, नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसको तुम्हें अलग से मिल रहा है 50,000, तो पहले ये जो 1,50,000 है उसको तुम अलग से खत्म कर दो, उसके बाद तुम यहाँ पे डिडक्शन लेना, क्योंकि तुम्हें ये जो 1,50,000 यहाँ पे मिल रहा है 80/60 में, उसको तुम्हें और भी सेक्शन के साथ शेयर करना है। तो 80/60 वो वाला मेरा हो गया, मतलब यहाँ तक हो गया। अब ये बोलते हैं 80/60 80CCH, ठीक है। CCH मतलब चलो चलो हमला बोलेंगे, अग्निपथ स्कीम का है। बड़ा सिंपल बात है, जितना भी तुम कंट्रीब्यूट करोगे वो एग्जाम तुम कंट्रीब्यूट करते हो, तुम्हारा जो गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तुम काम करो ना, आर्मी में हो तुम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करो, वो भी 100% एग्जाम, जितना तुमने कंट्रीब्यूट किया वो भी एग्जाम, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया वो भी एग्जाम, और जितना अग्निपथ स्कीम फंड में जितना पैसा बना, एंड में तुमने 4 साल में मेहनत करके जितना फंड में पैसा बनाया, ठीक है, वो तो उतना कॉन्ट्रीब्यूशन करने का जितना फंड बढ़ा, वो जब तुम निकालोगे मतलब वो तुम्हें मिलेगा ना 4 साल बाद, तो उसमें भी जितना भी पैसा मिलेगा वो भी एग्जाम, कहीं पे कोई टैक्स नहीं देना। तो ठीक है, ये भी एक फालतू पॉइंट है, ठीक है। फिर आ जाता है 80CC, सी का पॉइंट मेरा ख़त्म होता है यहाँ पे, ये वाला 80C। फिर यहाँ पे एक पेंशन फंड आया, अब 1,50,000 वाला लिमिट भी क्लियर है ना तुम्हें। और फिर आता है 80CCD 80CCH। 80CCH में जो 80CCD1 और सॉरी 80CCH वो यहाँ पे आता है। 80CCD1 में जो आता है वो 1 का लिमिट तुम्हारा होता है 1,50,000, वो इतना का लिमिट आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। और ये जो 50,000 का लिमिट है, तुम्हें एडिशनल 50,000 का लिमिट है। पहले तुम्हारा लिए अच्छा ये होगा कि तुम अगर खुद कंट्रीब्यूट करो तो इधर 50,000 का लिमिट खत्म कर दो, उसके बाद तुम इधर के लिए जाओ, ठीक है। और CCD2 तुम्हारे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, वो भी सिमिलर सही है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर तो 14%। ये सारा पॉइंट पूछता नहीं है एग्जाम में, फिर भी ठीक है। इन तीनों का मैक्सिमम 1,50,000 होता है, सिंपल है, क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा डी का सीरीज। डी का सीरीज हम नेक्स्ट वीडियो में बोलते हैं।